एनडीटीवी इंडिया लेकर आया है प्रधानमंत्री का एक व्यापक इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में एनडीटीवी नेटवर्क के एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया ने प्रधानमंत्री से बात की। राजनीति पर, अर्थनीति पर, कूटनीति पर, तमाम मुद्दों पर यह व्यापक बातचीत हुई है। तो इंटरव्यू के दौरान पीएम ने कहा कि एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा वहां परिवारवाद का बोलबाला है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के आरोपों पर भी जवाब दिया है। सर, ये पहला चुनाव है जो दरअसल बोरिंग चुनाव है, सबसे ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें जनादेश क्या आएगा ये पहले से मालूम है। तो भी हम लोग डिबेट चलाते हैं थोड़ी बहुत, इसको कितनी सीटें, किसको कितनी सीटें। तो साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया को लेकर के आपने बड़ा भरोसा जाहिर किया है कि इस बार वहाँ बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी। साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया पर आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? पहली बात है कि मैं कॉन्फिडेंस होता है तो भी कभी जताता नहीं हूं। ओवर कॉन्फिडेंस में जीता नहीं हूं। मैं जमीन पर नित्य जीवन का हिसाब किताब कर करके कदम रखने वाला इंसान रहा हूं। सोचता बड़ा हूं, सोचता दूर का हूं, लेकिन जमीन पर जुड़ा रहता हूं। देखिए, दक्षिण भारत का हो या पूर्वी भारत का हो, क्या उत्तर भारत का हो या पश्चिम भारत का हो या मध्य भारत का हो, देश के जन मन में स्थिर है कि ये काम करने वाली सरकार है, देश को आगे ले जाने वाली सरकार है, हमारा भला करने वाली सरकार है। आज देश को लग रहा है कि आज एक ऐसी सरकार है जिस सरकार को हमारे दुखों की चिंता है, हमारे सपनों का उसको अंदाज है, और जो हमारे सामर्थ्य को हमेशा बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। और इसके कारण मैं मानता हूं कि इस चुनाव में भारत की जनता पार्टी को यानी हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट होने वाला है। हिस्टोरिकली बहुत बड़ा रिकॉर्ड। चूंकि आपकी ऐसी मान्यता है, ऐसे में जो विपक्ष के गठबंधन की परिस्थिति है उसमें विरोधाभास भी सामने आते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो अलायंस में नहीं रहूंगी, फिर कहा कि अगर सरकार बनेगी तो मैं सरकार को बाहर से समर्थन दूंगी। अखिलेश किधर हैं पता नहीं। ऐसे में स्थिर सरकार और अस्थिर सरकार, ये भी एक वोटर सोचता है कि मैं किस विषय पर निर्णायक तौर पे तय करूं कि वोट देना है। तो ये विपक्ष की जो परिस्थिति है, जो लोकतंत्र को बचाने की गारंटी देता है, उसकी हालत पर आपकी राय? इंडिया अलायंस का मुझे बता दीजिए, फोटो ऑप के सिवाय इंडिया अलायंस की कोई गतिविधि दिखती है क्या आपके? और फोटो ऑप में पहली इंडिया अलायंस की मीटिंग में जितने चेहरे थे, जाते 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 संख्या भी कम हो गई, क्वालिटी भी। इन उसकी थर्ड कैटेगरी, चौथी की रैंक का अब व्यक्ति वहां जाता है, फोटो निकल के जाता है। कोई कॉमन एजेंडा है क्या? कैंपेन की कोई स्ट्रेटेजी है क्या? कुछ नहीं है। हर कोई अपनी ढपली बजा रहे हैं, तो देश को विश्वास नहीं हो सकता है। ये सारे आप बिठाओगे तो लगेगा भाई ये उसका बेटा, ये उसका बेटा, ये उसका बेटा, या इसका बाप, ये इसका बाप, इसका बाप। यानी ऐसा साफ लगता है कि वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए इंडिया अलायंस को जान बनने की कोशिश कर रहे हैं। देश के बच्चों का भविष्य नजर ही नहीं आता उसमें। जब ऐसा होता है तो मैं नहीं मानता हूं कि वो देश के लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। चूंकि ऐसा बढ़िया पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, मोमेंटम आपकी तरफ है, ऐसे में दो सवाल और हैं जो विपक्ष वाले आपके बारे में उठाते हैं। उसमें से पहला यह है कि अपीजमेंट की बात आप हमेशा करते रहे हैं। उनका कहना है कि कम्युनल कलर तो आपने भी दिया है। यही कह कह करके उन्होंने अपनी राजनीति चलाई है। और कभी कभी हम भी सोचते थे कि हाँ यार चलो भाई संभल के चलो, लेकिन जब मैं हर चीज को देखता हूं और जब यहां बैठ करके देखता हूं, मैंने देखा इन्होंने सिवाय संविधान का अपमान करने के सिवाय कुछ किया नहीं है। संविधान सर्वपद संभाव की बात कर रहा है। ये लोग घोर सांप्रदायिक लोग हैं। इनकी हर चीज का आधार सांप्रदायिक है, और संप्रदाय में भी वोट बैंक की राजनीति है। और संप्रदाय से बाहर भी कहां जाना तो फिर जाति, यानी एक तरफ संप्रदाय की वोट बैंक, फिर एक जाति को उठाना, यानी ये उन्होंने खेल यही किए है। अब मुझे लगता है कि मुझे कम्युनल का लेवल लगे तो लगे, मुझे कम्युनल जिसको कहना है कहें,
इन लोगों के पापों को मैं खुले करके रहूंगा, एक्सपोज करके रहूंगा। और मैं घटनाओं के साथ बताता हूं, देखिए भी इन्होंने ये नियम ऐसे बनाया था। इन्होंने, मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने वोट बैंक के लिए जी SC ST OBC उसके आरक्षण पर भी डाका डाला हुआ है। उनकी नजर यही है कि ये अब वोट बैंक को कैसे देना, वोट जिहाद को समर्थन कर रहे हैं। ये सारी चीजें, सांप्रदायिक प्रवृत्तियां सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके कर रहे हैं। मुझे उनका ये ढोंगी सेकुलरिज्म का नकाब है देश के सामने उतार करके दिखाना है कि ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो अपनी सत्ता सुख के लिए देश को तोड़ सकते हैं, वो आपके हर सपने को तोड़ सकते हैं। विपक्ष एक और आशंका जाहिर करता है, वो ये है कि देखिए 400 सीट तो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको संविधान बदलना है। ये संविधान की बातें करते हैं। मैं कांग्रेस के संविधान का क्या हुआ मैं पूछता हूं, क्या ये परिवार कांग्रेस पार्टी के संविधान को स्वीकार करता है? आपको याद होगा टंडन जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, संविधान तहत बने थे। नेहरू जी को टंडन जी मंजूर नहीं थे, नेहरू जी ने ड्रामा किया। क्या किया? बोले मैं कार्य समिति में नहीं रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी, और क्यों? क्योंकि इनको आखिरकार इस कांग्रेस पार्टी को इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना पड़ा इस परिवार को खुश करने के लिए। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, व्यवस्था के तहत बने हुए थे। कोई मुझे बताए, वे उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, रातों रात उठा करके बाहर फेंक दिया, और मैडम सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई। दूसरा, इन्होंने संविधान के साथ क्या किया जी? मैं तो कहता हूं जब पहला संविधान बना, उस संविधान की एक आत्मा भी है और एक संविधान का वर्ड, स्पिरिट और शब्द दोनों है। संविधान की आत्मा क्या थी? तो संविधान निर्माताओं ने बड़ी बुद्धिमानी की थी कि भाई जो लिखित में चीज जो रखी जाएगी वो वर्तमान और भविष्य के लिए होगी, लेकिन हमारा एक भव्य भूतकाल है, हमारी भव्य विरासत है, उसका क्या करेंगे? फिर तो संविधान बहुत बड़ा होना जाएगा। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिपूर्वक संविधान को चित्रों से मढ़ा। सारे चित्र भारत के हजारों साल की विरासत है। रामायण हो, महाभारत हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, सारी चीजें उसमें है। पंडित नेहरू ने पहला काम क्या किया? संविधान की इस पहली प्रत को डिमेडअप में डाल दिया, और बाद में जो संविधान छपा वो इन चित्रों के बिना, यानी उन्होंने काट दिया। 15 अगस्त के बाद का हिंदुस्तान शुरू कर दिया अपने परिवार का जय जयकार करने के लिए। दूसरा, उन्होंने क्या किया? उसके आत्मा पर उन्होंने, शरीर पर इस प्रकार से प्रहार किया, फिर आत्मा पर गए। पहला संशोधन पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी पर कैची डाल चलाने का किया, रिस्ट्रिक्शन डालने वाला किया, उसकी आत्मा पर पहला प्रहार था। फिर संविधान की भावना पर उन्होंने प्रहार किया। कैसे किया? 356 का दुरुपयोग करके 100 बार देश की सरकारों को उन्होंने तोड़ा। फिर इमरजेंसी लाए, यानी एक प्रकार से उन्होंने संविधान को तो डस्टबिन में डाल दिया। इस हद तक उन्होंने संविधान का अपमान किया। फिर उनके बेटे आए, पहले नेहरू जी ने पाप किया, फिर इंदिरा जी ने किया, फिर राजीव जी आए। राजीव जी ने तो संविधान को, यानी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक कानून ला रहे थे। शाहबानों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उखाड़ करके फेंक दिया और संविधान को बदल दिया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। संविधान के साथ घोर अपमान करने वाले लोग आज संविधान सर पे रख करके नाच रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का आपने ये इंटरव्यू सुना, काफी बड़ा ये इंटरव्यू है, उसके चंद अंश हमने आपको दिखाए। जाहिर सी बात है व्यापक मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है, और इस इंटरव्यू पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी और मनीषा प्रियम, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नीरजा जी, यहाँ पर आपने ये तमाम बातें सुनी होंगी, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू सुना होगा, आप इस इंटरव्यू को किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि यहाँ पर विपक्ष पर भी हमलावर थे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है उनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, फोटो ऑप की बात उन्होंने की है, लेकिन 5 चरण बीत चुके हैं। क्या ये लड़ाई एक तरफा लग रही है?
देखिए, अभी ये कुछ चुनाव में कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए सर्टेनिटी से, और खासकर हिंदुस्तान के चुनाव में जहाँ की जनता आपको कुछ वोट किसी तरह कहेगी, जब आप उनसे पूछेंगे तो बात और कुछ कहेगी। तो और लेकिन जो आप प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बारे में बोल रही हैं, उसमें उन्होंने परिवारवाद को, जो उनका बड़ा मेन मुद्दा है, उस पे प्रहार किया। और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जो कि इंडिया अलायंस बात कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हनन होगा अगर ये सरकार वापस आती है, तो उसको लेके, और खासकर दलितों में एक खलबली सी मची है, एक डर सा बैठ गया है कि कहीं हमारा आरक्षण खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने उसका बल्कि पलटवार किया और कहा कि ये पार्टी और ये परिवार, कांग्रेस और गांधी परिवार की तरफ इशारा करके, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या किया। उन्होंने नेहरू जी से शुरुआत की, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, राजीव गांधी का शाहबानो के बाद जो कोर्ट का निर्णय था उसको पलटना कानून द्वारा और मुस्लिम प्रेशर के तहत। और उस समय ही मुझे याद है, इसका मैंने स्टडी किया है, कि तुष्टीकरण शब्द जो था, जो अपीजमेंट का शब्द हमारे पॉलिटिकल वोकैबुलरी में आया था। और फिर सोनिया गांधी का जिक्र किया, कैसे उन्होंने सीताराम केसरी को हटाया, हालांकि वो तो पावर प्ले था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं थी। इंदिरा गांधी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया था इमरजेंसी के दौरान। तो फिर आके आपकी बात की है, तो पलटवार तो किया है पॉलिटिकल पॉइंट्स पे, एक एक को लेके उन्होंने। परिवारवाद का तो देखा जाए तो जैसे मुलायम सिंह यादव की फैमिली से 5 मेंबर या 5 यादवों को टिकट दिया गया उत्तर प्रदेश में, 5 मुलायम सिंह यादव की फैमिली के हैं। आज लालू यादव की फैमिली से 4 लोग हैं एक्टिव पॉलिटिक्स, 4 नहीं 6 कहेंगे। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा, रोहिणी आचार्य। तो ये तो एक कमजोरी है। हालांकि वहां भी ऑपोजिशन अब पलटवार कर रहा है। अखिलेश यादव ने 2-3 दिन पहले ये कहा। नीरजा जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कई विषयों पर बात की है परिवारवाद से लेकर। मनीषा प्रियम भी है हमारे साथ। मनीषा जी, इस बार लगता है संविधान भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले, और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान की आत्मा से तो पहले ही छेड़छाड़ कर दी है कांग्रेस ने। ये प्रधानमंत्री एक टॉल स्टेट्समैन की तरह, क्योंकि उनके कद के नेता जो हैं वो बाकी पार्टियों में आगे आके बोल नहीं रहे हैं। आरजेडी फॉर एग्जांपल, जिसने कि इमरजेंसी के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई, उससे निकले हुए ये नेता लोग हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा मोमेंटम जो है वो खंडित हो चुका है। नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लालू यादव जो है कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री जब ये राजनीतिक मुद्दों को पटल पे ले आ रहे हैं बहस करने के लिए, तो सामने उनको काउंटर करने वाला नेता जो है वो समाजवादी या एंटी कांग्रेस अलायंस का अब उनके कद का कोई है नहीं। तो ये बात अब समाजवादियों को गौर करनी पड़ेगी कि आखिर इन बातों को वो कैसे, प्रधानमंत्री जब राजनीतिक चर्चा करेंगे और देश के साथ राजनीतिक चर्चा वो कर सकते हैं, तो वो उसको काउंटर कैसे किया जाएगा। क्योंकि एंटी कांग्रेसिज्म भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, उत्तर भारत में खास करके। जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान बदल दिया जाएगा, ये प्रचार जो है वो सही बात है कि इंडिया अलायंस ने बहुत जोर से, खास करके कास्ट बेस्ड सेंसस और संविधान बदल दिया जाएगा, इन 2 मामलों को बहुत जोर से प्रचार प्रसार किया है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे ऑपोजिशन जो ग्राउंड ले रहा है भाजपा से, उसको वो इंगित कर रहे हैं। तीसरी बात, जहां तक परिवारवाद की है, तो नेतृत्व में क्यों परिवार आगे है, इस पर तो कांग्रेस ने कुछ अकोमोडेशन किया है, क्योंकि उनके नेता तो अब खड़गे जी हैं और वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, और उनके कोई भी मुख्यमंत्री जो है, सिद्धरमैया, वो परिवारवाद पे नहीं है, या गहलोत थे तो वो परिवारवाद पे नहीं है, या हिमाचल में तो परिवारवाद पे नहीं है। तो कांग्रेस के पास एक काउंटर है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुलायम सिंह जी के यहाँ अखिलेश जी को, या बिहार में लालू जी के यहाँ तेजस्वी जी को ये बातें समझनी पड़ेंगी। और जब ये पार्टियां अच्छा करती थी तो ये एक रेनबो कोalition थी, परिवारवादी नहीं थी। मैं 1 सेकंड और लूंगी आपको बताने के लिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री को भी ये बताना पड़ेगा कि क्यों आखिर बीजेपी कैसरगंज जैसे सीट में ब्रिजभूषण शरण सिंह के बाद कोई और नहीं था क्या, जो आप उसी खानदान पे गए।
आप बता सकते हैं बेटे कि को उनके लेके आए हैं, खानदान करण की को, बिल्कुल राष्ट्र को क्या सवाल कंट्रीब्यूट। परिवारवाद का वहां भी उठता है। जी, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका, नीरजा जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए।